सो गाइज इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डिसऑर्डर्स इंक्लूडिंग एमसीक्यूज। ओके, सो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है वेजाइनल इन्फेक्शन। ओके, वेजाइनल इन्फेक्शन हमारे पास स्क्रीन पे आप देख सकते हो, ये टॉपिक है। इसका थोड़ा सा थ्योरी जानना ज़रूरी है बिकॉज वेजाइनल इन्फेक्शन काफ़ी कॉमन है और अगर क्वेश्चन आएगा तो वी कैन एबल टू आंसर, राइट। रिमेनिंग जो डाटा है वो हम एमसीक्यू सॉल्व करके लर्न कर लेंगे, बट कुछ इन्फॉर्मेशन जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए वो क्या है। सो वेजाइनल जो हमारा इन्फेक्शन है दैट इज ऑल्सो नोन एज नॉन स्पेसिफिक वेजिनाइटिस। ओके, इसका दूसरा नाम है, इसे हम नॉन स्पेसिफिक वेजिनाइटिस भी बोलते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ वेजाइना। सो पर्टिकुलरली जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज होती हैं वो डिसीजेस बैक्टीरिया, पैरासाइट, वायरल, तीन अलग अलग प्रकार से होती है। अगर बैक्टीरियल की बात आएगी तो उसी बैक्टीरियल के अंदर हमारे पास जो है वो वेजिनाइटिस है, गोनोरिया, सिफिलिस, ओके, क्लमाइडिया, ये तीनों बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं वजाइना के, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस जिसमें इंक्लूड होती हैं। तो उसी प्रकार से एक ब्रॉड टर्म है दैट इज योर वेजिनाइटिस, वेजाइनल इन्फेक्शन। So this is also known as non-specific vaginitis, bacterial infection of vagina. Basically इकलौती एक लाइन में चाहती हूँ आप याद रखें और वो है pH of vagina. Normally जो pH होगा vagina का that is acidic in nature, but because of some infection or because of some reasons the pH is changed. इस pH के चेंज होने की वजह से ही आपका जो वेजाइना है वो अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर आ रहा है। Okay, so disturb या disruption to normal vaginal flora, very common, it's a very common issue. Bacterial sepsis, example में क्या क्या आएंगे, Gradinella vaginalis, lactobacillus का बहुत ही ज़्यादा कम हो जाना, okay, and Protitella, okay, next we have bacteroides, uriplasma, etc. ये सब मिलकर क्या कर रहे हैं, तो गाइज ये सब मिलकर आपका बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो लीड कर रहे हैं और जो वेजाइनल पीएच है वो आपकी क्या हो रही है, अफेक्ट हो रही है। अब सारा का सारा कंसेप्ट वेजाइनल पीएच के ऊपर आ जाता है। वेजाइनल पीएच क्या बोलती है कि अगर पीएच बहुत ही ज्यादा मात्रा में होगी दैट इज नॉट गुड, बिकॉज हाई पीएच होने का मतलब है अल्कलाइन, ओके, और अल्कलाइन का मतलब है बैक्टीरिया बहुत आराम से ग्रो करेगा क्योंकि एसिडिक एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया ज्यादा ग्रो नहीं कर सकता है। So alkaline medium, more proliferation you will see, okay, and if the pH is very more, the bacteria will grow more. तो bacterial vaginitis simply natural flora बढ़ रही है, okay, और आप बोल सकते हो pH जो है वो चेंज हो रही है, वो बढ़ रही है, जिसकी वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो लीड हो रही है। एक तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्मल, लो एसिडिक, ओके, तो नॉर्मली जो पीएच होती है हमारी वेजाइना की दैट इज एसिडिक इन नेचर विच मींस इट्स लो, ओके। नाउ लो होना दैट इज ऑल्सो अ इशू, ओके, बिकॉज हमें तो हाई चाहिए है, एसिडिक चाहिए है। अगला गाइस कारण है एस्ट्रोजन का कम हो जाना, एस्ट्रोजन की मात्रा कम हो जाना भी एक इशू है। आईयूडी, ओके, बैथिंग, सर्टन, ओके, स्मोकिंग, डाउचिंग, प्रीवियस बैक्टीरियल वेजिनोसिस, तो इन सब की वजह से आपकी पीएच क्या हो रही है, चेंज हो रही है। डाउचिंग बहुत ही ज़्यादा मना किया जाता है, फॉर एग्जांपल बबल बाथ हो गया, टब्स में नहाना एंड इस प्रकार के डाउचिंग प्रोडक्ट्स को यूज़ करना, वो सब अवॉइड करते हैं हम यहाँ पे। होगा क्या, पता कैसे चलेगा कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, मैंने क्या बोला, क्लमाइडिया, गोनोरिया, सिफिलिस, ये तीनों क्या है, बैक्टीरियल और काफी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। उन तीनों में भी आपको ये बेसिक डाटा देखने को मिलेगा, वो क्या है, वजाइनल ऑर्डर विल बी वेरी फिशी, तो वजाइना का जो ऑर्डर होगा वो कैसा होगा, बहुत ही ज्यादा फिशी होगा। डिस्चार्ज में कैसा दिखेगा, म्यूकस, ग्रे इन कलरेशन, वल्वर इरिटेशन, जो वल्वा होगा वजाइना का आउटर मोस्ट वल्वा पार्ट, आउटर मेजर एनारा, वो आपके क्या होंगे, इरिटेट होंगे। इट कैन ऑल्सो इंक्रीज द रिस्क pelvic inflammatory and sexually transmitted infections, increase the risk of HPV, human papilloma virus, risk of early pregnancy delivery भी आपको देखने को मिल सकता है। How we can diagnose it? Simple vaginal examination. Okay, so we can go for vaginal examination. We can go for vaginal swab testing
और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकल कर आता है अबाउट क्लू सेल। अब ये क्या होते हैं? ये नॉर्मल सेल्स होते हैं, लेकिन इन सेल्स के इर्द गिर्द एपिथेलियल सेल्स लगे हुए होते हैं जो कि उस बैक्टीरिया से सराउंडेड होते हैं। सो क्लू सेल्स आर योर epithelial cells which are surrounded by the bacteria. सो जब भी आप पेशेंट का वेजाइनल स्वैब लेंगे और माइक्रोस्कोपिक स्टडी आप करेंगे, देन यू विल सी दैट वी हैव सम क्लू सेल्स, so which are basically the epithelial cells which are surrounding by the bacteria. ओके और यहाँ पर एक एमसेल क्राइटेरिया भी आता है वर्ड। सो गाइज बेसिकली ये नॉर्सेट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। एमसेल क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया बोलता है कि अगर कोई लेडी 3 या 4 सिम्टम दिखाती है, जो कि मैं बताने वाली हूँ, इसका मतलब है वो लेडी बैक्टीरियल वेजिनोसिस से सफर कर रही है या उसे किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। वो 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है? द नंबर 1 टेस्ट इज विफ टेस्ट। ये टेस्ट आपको जो है जैसे पेशेंट की वेजाइनल सिक्रीशंस लिए जाते हैं, उसके अंदर KOH प्लस पोटेशियम जो है वो उन सिक्रीशन के साथ ड्रिप्ड ऑफ ऑन किया जाता है, मतलब वेजाइनल सिक्रीशन, उसके ऊपर KOH और पोटेशियम जो है वो डाला जाता है। और अगर वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल देता है, इट्स मीन पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम बैक्टीरियल वेजिनोसिस एंड पेशेंट विफ टेस्ट इज पॉजिटिव। ओके, सेकेंड आता है अगर pH मोर देन 4.5, वो तो मैंने बता ही दिया। लो pH इज गुड, हाई pH इज नॉट गुड, बिकॉज लो pH के अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होती है, हाई pH में बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होती है। आई एम सो सॉरी, इफ द pH इज लो इट्स मीन इट इज एसिडिक। ओके, सो एसिडिक में आपका जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो नहीं होता है, बट इफ pH इज हाई इट्स मीन इट्स अल्कलाइन, और अल्कलाइन के केस में बैक्टीरियल ग्रोथ देखने को मिलती है और क्लू सेल भी आपको देखने को मिलेंगे। अगर ये 3 सिम्टम पाए जाते हैं तो इसका मतलब है आपका वेजिनल बैक्टीरियल वेजिनोसिस क्या है? पॉजिटिव है। सो गाइस नाउ लेट्स डू सम MCQs। आपको मुझे इनके आंसर्स देने हैं, थोड़ा दिमाग आपने लगाना है, आइडिया फाइंड आउट करना है कि इसका आंसर क्या होगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज इन फ्रंट ऑफ यू एंड लर्न द डाटा। जो भी इसमें से पॉइंट्स निकल रहे हैं उनको प्लीज लर्न कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। सो गाइस क्वेश्चन है, अ नर्स इज रिव्यूइंग अ क्लाइंट चार्ट, नोट द पैपिनोलोकुलाई, ओके, कॉल्यूल, स्मीयर, लेबोरेटरी रिपोर्ट्स इंडिकेट विजुअलाइजेशन ऑफ क्लू सेल। देख लीजिए, क्लू सेल्स आपको पैप्समियर में देखने को मिले हैं और वजाइना के pH कैसे ही है? 3.8, विच इज लाइक ओके, कम ही है। व्हाट शुड द नर्स टीच द क्लाइंट? सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। सो गाइस यू हैव फ्यू सेकंड्स, ओके, थिंक अबाउट इट कि क्या क्या आप फाइंड आउट कर सकते हैं एंड देन गिव मी द आंसर। Okay, so time is up. The answer is 1, 2, and 4. So the correct answer is option number 1, option number 2, and option number 4. Let me give you the rationale. Bacterial vaginosis is a clinical syndrome resulting from a replacement of normal vaginal lactobacillus species with overgrowth of anaerobic bacteria that causes a cluster of symptoms. Presence of thick, white, adherent vaginal discharge with a fishy odor is evidence of bacterial vaginosis. Okay, client should seek treatment for that. The client should not douche, जैसे कि मैंने बताया, unless under the medical prescription, because douching can cause bacteria to ascend into the uterus. Bacterial vaginosis is not sexually transmitted, okay, and it does not require treatment of the partner. Vaginal infection commonly require an examination and diagnostic assessment. So guys, ये एक broad term था, right? जो particularly क्लमाइडिया कारण बना उस बैक्टीरिया का, तब आप बोल सकते हो कि एसटीडी है। अगर पर्टिकुलर सिफिलिस कारण बनता है तब ये एसटीडी है, अगर पर्टिकुलर गोनोरिया निकलता है तब ये क्या है? एसटीडी है। बट अगर ये तीनों कैटेगरीज नहीं है, कोई रैंडम बैक्टीरिया है, देन दैट इज नॉट एसटीडी। उस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। मैंने 3 आपको एग्जांपल दे दिए हैं जो कि आपके एसटीडी एसोसिएटेड बैक्टीरियाज हैं। वो कौन से हैं? क्लमाइडिया, सिफिलिस एंड गोनोरिया। ये 3 पॉइंट्स आपने याद रखना है। लेकिन एक नॉर्मल वजाइनल इन्फेक्शन विच इज लाइक अ बैक्टीरियल, उस पॉइंट में ध्यान रखना है कि क्या क्या अप्लाई हो सकते हैं क्लू सेल, और पीएच भी कैसी आई है? नॉर्मल सी आई, इट्स लाइक 3.8।
तो हम क्या क्या बोल सकते हैं, पेशेंट को टीच कर रहे हैं, जस्ट टीचिंग हो रही है। यहाँ कहीं नहीं लिखा है दैट पेशेंट इज डायग्नोज्ड विद क्लमाइडिया इन्फेक्शन और सिफिलिस और गोनोरिया। ओके, सो रिव्यू कर रहा है क्लाइंट जिसका ये स्मेयर में दिखे हैं क्लू सेल्स, बट वजाइनल पीएच इतनी है। व्हाट शुड द नर्स टीच, क्या टीच करेगी कि भाई वजाइनल डिस्चार्ज फिशी ऑर्डर होता है तो प्लीज हमें बताना, हमें प्लीज बताना। अगर एक्सपीरियंस करते हो थिक व्हाइट एडेड वजाइनल तो प्लीज हमें बताना, वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। और कृपया करके डाउट ना कीजिए जब तक डॉक्टर नहीं बोलता है। All vaginal infection are sexual? No, guys. All vaginal infections are not sexually transmitted diseases. Usually vaginal infection can be treated with over the counter. नहीं, हमको पर्टिकुलर बैक्टीरिया पता करना है और पर्टिकुलर उसकी ट्रीटमेंट देनी है। इज इट क्लियर एवरीवन? क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है? यस, रंजना क्लियर? ऑल राइट, नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 2 in front of you. Solve the question. A nurse is discussing daily activities with a client. Which of the following activities? Okay, let me give the answer. That is 1, 2 and 4. Okay, question number 2. The nurse discussing daily activities with a client. Which of the following activity put the client at risk for altering the normal pH of her vagina? Guys, इनमें से कौन सी ऐसी डेली एक्टिविटी है जो कि उस लेडी को नॉर्मल पीएच को ऑल्टर कर सकती है? एनी आंसर? Yes, yes guys. 3. The correct answer is option number 3. इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की बात नहीं है, तो we will move on. Question number 3 guys. A client is prescribed oral metronidazole for the treatment of bacterial vaginosis. तो please make sure अगर आपको bacterial vaginosis की treatment पूछते हैं तो it is a metronidazole. Okay. What should the nurse instruct the client to avoid during the treatment and for 24 hours after taking it? तो क्या आपको avoid करना है? मेट्रिंडाजोल अगर किसी ने ओरली लिया है इस ट्रीटमेंट के लिए तो क्या पेशेंट को अवॉइड करना है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट? यस एवरीवन? या दैट्स करेक्ट, अल्कोहल कंजप्शन. गुड. क्वेश्चन नंबर 4 गाइस. अ नर्स इज असेसिंग अ क्लाइंट विद वेजाइनल डिस्चार्ज. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज आर कॉमनली एसोसिएटेड विद वेजाइनल डिस्चार्ज? सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई. जल्दी बता दो, ये तो मैंने बताया आप कौन सा. ओके, सो यहाँ पे क्या लिखा है? वेजाइनल डिस्चार्ज. ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन. लिखा है कि क्लाइंट, अ नर्स असेसिंग अ क्लाइंट विद वेजाइनल डिस्चार्ज. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस आर कॉमनली एसोसिएटेड विद डिस्चार्जेस? तो यहाँ से ये पॉइंट क्लियर होता है कि जितनी भी इंफेक्शंस होते हैं, चाहे वो कैंडिडियासिस है, बैक्टीरियल है, गोनोरिया है, ट्राइकोमोनियासिस, सिफिलिस, इन पांचों में से कौन सी वाली इंफेक्शंस एसोसिएटेड है डिस्चार्ज से? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, सिफिलिस. ओके, एनी अदर ऑप्शन गाइस? ओके, लेट मी गिव यू द आंसर. द आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 4. 2 तो अभी नहीं पढ़ा हमने. बैक्टीरियल वेजिनोसिस में कैसा होता है? ग्रे कलर का. नाउ लेट्स स्टडी अदर पॉइंट्स. सो गाइस, आपको ध्यान रखना है जो आपका कैंडिडियासिस है कॉज अ वाइट डिस्चार्ज. प्लीज राइट इट डाउन, प्लीज राइट इट डाउन. कैंडिडियासिस, वाइट डिस्चार्ज. लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू. Candidiasis, white discharge. Okay, that result in redness and itching. Redness and itching. Perfect. Next, bacterial vaginosis. क्या बोला मैंने? thick white grayish discharge. तो वो हमें ऑलरेडी पता है. Next guys, trichomoniasis causes a yellow green discharge. Yellow green discharge. Okay, perfect. And it's a sexual transmitted infection. Gonorrhea and syphilis do not change vaginal discharge. Is it clear everyone? Is it clear?
भूलना नहीं है इसको आपने, ठीक है। कैंडिडियासिस व्हाइट डिस्चार्ज, एंड बैक्टीरियोवेजिनोसिस व्हाइट ग्रेइश कलर डिस्चार्ज, trichomoniasis yellow green discharge, it's STD. Gonorrhea and syphilis are also STDs but do not change the color of the discharge. Okay, next question number 5. Guys, question number 5. A female patient with which condition would be at increased risk for vulvovaginal candidiasis? Select all that apply. कौन सी वाली लेडी हाई रिस्क पे कैंडिडियासिस, जिसको व्हाइट डिस्चार्ज आएगा, रेडनेस और इचिंग होगी, वो लेडी इनमें से कौन सी है? यस एवरीवन, और सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। फर्स्ट, 2 एंड 3। वेरी गुड गाइस, द करेक्ट आंसर इज 1, 2 एंड 3। तो ध्यान रखना इन तीनों बातों का कि ये कारण है इसके। ओके, ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 6 एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इन फ्रंट ऑफ यू। यस, क्वेश्चन नंबर 6। Okay, a client taking oral contraceptive is placed on 10-day course of antibiotics for an infection. मतलब कि वो लेडी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव भी खा रही थी और उसको इन्फेक्शन हो गया है एंड शी इज टेकिंग एंटीबायोटिक फॉर दैट फॉर पास्ट 10 days. Which of the following instructions should the nurse include in the teaching plan? इनमें से कौन सी बात आप उसे गाइड करना चाहते हैं? Use a barrier method of birth control for the rest of your cycle. You should stop taking the oral contraceptive while taking the antibiotics. Call your health care provider for increased hunger or fluid retention. Take the antibiotic 2 hours after the oral contraceptive. Yes, what will be the answer? You should stop taking the, वो रोक देना, वो तो प्रेग्नेंट हो जाएगी फिर, क्योंकि वो ले रही है ना ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। और आपको पता होगा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो भी इंसान लेता है, हमारे लीवर के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो वो ड्रग्स इन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव को तोड़ सकते हैं। शी कैन गेट प्रेग्नेंट अगेन, सो वी हैव टू आस्क टू टेक बैरियर मेथड, बिकॉज जब कोई इंसान ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ले रहा होता है, ड्रग इंटरेक्शंस होते हैं विद द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एंड द इफेक्ट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव कैन बी रिड्यूस्ड। सो व्हेनेवर पेशेंट इज टेकिंग एंटीबायोटिक एंड आल्सो साइमल्टेनियसली दे टेकिंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, we will ask them to use some barrier methods because they are safe. Yes, why not? Because barrier method is like a condom, right? उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। Yeah, yes. Okay, let me give you the rationale, guys. Question number 6. Antibiotics may decrease the effectiveness of oral contraceptive. Same line जो मैंने बताई आपको. And the client should be instructed to continue the contraceptive and use a barrier method as a backup method of birth control until the next menstruation cycle. Okay, guys, question number 7. Question number 7. A client is asking for information about using an intrauterine device, IUD. Which of the following question asked by the nurse would provide pertinent information on whether or not a client is a candidate for an IUD? Okay. So आपके पास एक क्लाइंट आ रहा है जो पूछ रहा है कि आईयूडी जो है वो उसे यूज करनी है। इनमें से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाने, जो बाय द नर्स पूछा जाए, जो प्रोवाइड करता है कुछ जानकारी और नॉट अ क्लाइंट इज कैंडिडेट फॉर आईयूडी, वो नहीं है, इस आईयूडी के लायक नहीं है, वो उसको आईयूडी नहीं लग सकती है। क्या वो रीजन है? 4. Why? Yes, rational please. मैम क्योंकि स्मोकिंग, हाइपरटेंशन और इसमें कोई इफेक्ट नहीं डालेगी आईयूडी। गुड, ओके, इनका रैशनल कहना सही है। लेट मी गिव यू द रैशनल। ड्यू टू द इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ pelvic inflammatory disease, candidates for IUD should be in a monogamous relationship. Smoking and hyper, guys, जिसने बोला नहीं डालेगी या डालेगी? क्या मैम? आपने क्या बोला, डालेगी नहीं डालेगी? स्मोकिंग हाइपरटेंशन, स्मोकिंग हाइपरटेंशन पे यूज मतलब कर सकते हैं। ओके, कर सकते हैं। ऐसा जिससे कोई इफेक्ट नहीं डालेगी।
Okay, guys, anyone other, please think about it. Read the question again and give me the answer correctly. Do you have hypertension? Do you have hypertension? Okay. So guys, इसमें से स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, हाउ ऑफन डू यू हैव सेक्स, ये भी सही क्वेश्चंस हैं. ओके, दे आर नॉट रॉन्ग क्वेश्चन. आर यू इन अ मोनोगैमस रिलेशनशिप इज ऑल्सो वैलिड क्वेश्चन. यहाँ पर जो आंसर होगा वो सही है, क्वेश्चन नंबर 4 जाएगा. ओके, क्योंकि नर्स डिसाइड कर रही है कि इसको आईओडी लगानी है कि नहीं लगानी है. इसके पीछे रैशनल क्या है? ड्यू टू द इंक्रीज रिस्क ऑफ pelvic inflammatory disease, candidate for IUD should be in a monogamous relationship. Okay, इस बात को अगर ये बात वो हाँ कर देता है, this line will definitely give a validation that this person can get IUD, because smoking, hypertension, sex, ये कहीं ना कहीं फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे कि लगानी है कि नहीं लगानी है. बट दिस क्वेश्चन विल डेफिनेटली, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल डेफिनेटली लेट अस नो कि हाँ, हम इसे जो है वो आगे मूव ऑन कर सकते हैं. बिकॉज स्मोकिंग एंड हाइपरटेंशन आर नो कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर द आईयूडीज. मतलब किसी को स्मोकिंग कोई करता है तो आईयूडी हम उसको लगाते ही हैं. किसी को हाइपरटेंशन, जो सेक्स करता है उसको तो लगानी ही है, क्योंकि वो इसीलिए तो यूज कर रहा है, राइट? सो the frequency of sexual relations with not affect the IUD use. तो ये बात ध्यान रखनी है that we have to ask this question, that are you in a monogamous relationship or not? Okay, all right. Question number 8, guys. Question number 8. Question number 8. गाइस, आपको पता है मोनोगैमस का मतलब क्या है? यस, एनीवन? ओके, दैट्स योर होमवर्क. बिकॉज अगर आपको मोनोगैमस का मतलब नहीं पता तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा. मोनोगैमस होना जरूरी है, विच इज व्हाट? Okay, anyways, question number 8 and then we will discuss. Think about it. Question number 8, guys. A nurse is caring for a hospitalized 22-year-old female client with type 1 diabetes mellitus and toxic shock syndrome. ये किसकी complication है? Toxic shock syndrome. हम पढ़ चुके हैं already. TSS. Okay. Which of the following should the nurse perform first? तो एक पेशेंट है जो कि हॉस्पिटलाइज्ड हुआ है, 22 साल की है वो, जिसको टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस है. व्हाट इज टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस, गाइस? टाइप 1 है या नहीं है? नहीं है, नहीं है. टाइप 2 में क्या होता है? टाइप 2 में जो है बट काम नहीं कर रहे. गुड. ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स परफॉर्म फर्स्ट? क्या करेगी वो? पेशेंट काफी सीरियस सिचुएशन में एक प्रकार के. गाइस, ये लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से आंसर बताइए, फास्ट. गिव मी द आंसर. एडमिनिस्टर 5% डेक्सट्रोज इन हाफ नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन एट 150, और अगर ऐसा है तो क्यों है? एडमिनिस्टर 50 mg ऑफ मेप्रिडीन डेमरोल IM एवरी 4 hourly एज नीडेड फॉर पेन. टीच द क्लाइंट टू यूज पैड्स. अब देखो, ये क्वेश्चन आपका गलत पता कब होगा? इफ यू डोंट नो व्हाट इज टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम. और ये मेडिकल सर्जिकल का पॉइंट है, इसीलिए हर एक क्वेश्चन इंटरलिंक्ड होता है. बताओ बताओ. जिसमें ग्रेव्स डिसीज और ये सब आता है, उसका ही टॉक्सीमिया, ये प्रेगनेंसी में आप देखते हैं सेम. Okay, option number 3. So guys, the correct answer of this question is option number 1. Fluid losses can occur from vomiting, diarrhea, fever and can lead to hypovolemic shock. The first nursing action to treat hypovolemic shock, okay? Because toxic shock syndrome एक complications है. जब जैसे पेशेंट, फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट जब DIC में जा रहा है तो उसी प्रकार से पेशेंट टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में चला जाता है, एंड पेशेंट कैन एक्सपीरियंसिंग हाइपोवोलेमिक शॉक. सो हमें मेक श्योर करना है, and the nurse should the nursing action is to treat the hypovolemic shock that accompanies toxic shock. Okay, so the IV fluid must be administered immediately. The fluid replacement is critical to avoid circulatory collapse.
pain medication and teaching can be implemented later. Okay, antibiotics will be given because toxic shock syndrome is caused by staphylococcus infection. However, fluid replacement is initiated first to life threatening hypovolemic shock. Okay, तो ध्यान रखना इस बात का। पेशेंट को आप 5% डेक्सट्रोज देंगे हाफ नॉर्मल सलाइन के अंदर एट रेट ऑफ 150 ml पर आवरली। इनमें से और कोई भी हाइड्रेशन वाला आपका पॉइंट नहीं है, बाकी सब आउट ऑफ ट्रैक है। लेकिन अगर आपको पता होगा टाइप 1 डायबिटीज और टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, किसी इन्फेक्शन की वजह से पेशेंट जब शॉक में जाता है, पेशेंट विल गो इनटू हाइपोवोलेमिया। ओके, सो यू नीड टू एडमिनिस्टर सम फ्लूइड्स। सो गाइस ध्यान रखना है ये पॉइंट इस टॉपिक में क्यों आया, बिकॉज बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वजाइनल इन्फेक्शन देयर इज समवेयर इंटरलिंक ऑफ स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन। सो इसीलिए वो मरीज अगर ठीक नहीं होता है वजाइनल इन्फेक्शन का, वो पेशेंट किस में जा सकता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में जा सकता है। एंड मोर ओवर पेशेंट को अगर डायबिटीज भी है तो आप ध्यान रखेंगे वो एकदम से हाइपोवोलीमिया में भी जा सकता है, ना ज्यादा हाइपरवोलीमिया ना हाइपर ग्लाइसीमिया में ना लेकर जाना है, हाइपो में भी नहीं लेकर आना है। वी आर मेंटेनिंग 5% डेक्सट्रोज इन हाफ नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन टू मेंटेन द हाइड्रेशन लेवल्स। ओके, सो ये क्वेश्चंस थे हमारे अबाउट वजाइनल इन्फेक्शन। आपको थोड़ा ध्यान रखना है, टॉपिक लर्न करके रखना। ड्रेनेज के बारे में ध्यान रखना है कि कौन कौन सा ड्रेन आता है किस किस बैक्टीरिया के अंदर। अगला जो टॉपिक गाइस हम पढ़ने वाले हैं दैट इज यूट्राइन फेब्रॉइड्स। ओके, यूट्राइन फेब्रॉइड्स, इट्स नॉट दैट कॉमन टॉपिक बट लेट्स स्टडी। फेब्रॉइड्स बहुत कॉमन है प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर। ओके, और जैसे ही वो प्रेगनेंसी खत्म होती है वो फेब्रॉइड ठीक हो जाते हैं, ऐसा हमने बहुत देखा हुआ है। इसके पीछे जो कारण है वो एस्ट्रोजन का है और प्रोजेस्टेरोन का। जिसको जितना ज्यादा मोटा इंसान, जितना ज्यादा एस्ट्रोजन लेवल, फाइब्रोइड उनको बहुत होते हैं। सो गाइस ये एक बिनाइन नॉन कैंसरस ट्यूमर है, बट इट डजंट मीन ये मैलिग्नेंट नहीं होता है, ये मैलिग्नेंसी में जाता है बाद में। सो इट्स अ बिनाइन नॉन कैंसरस ट्यूमर ऑफ द यूट्राइन स्मूथ मसल्स। ओके, किसका बोला मैंने? स्मूथ मसल्स का। और अब स्मूथ मसल्स जब मैंने बोला तो आपको पता होना चाहिए कि स्मूथ मसल कहाँ पाई जाती है यूट्रस के अंदर। कोई मुझे बता सकता है यूट्रस में स्मूथ मसल्स का क्या रोल है? एनीवन? Yes guys, smooth muscles. Okay, let me tell you. तो गाइज ये रहा आपके सामने यूट्रस का डायग्राम। ओके, हमारी जो इनर मोस्ट लेयर होती है दैट इज योर एंडोमेट्रियम। ओके, द इनर मोस्ट लेयर इज एंडोमेट्रियम एंड द मिडल लेयर इज योर मायोमेट्रियम। ये जो मायोमेट्रियम है ये किससे बनी हुई है? स्मूथ मसल से बनी हुई है। तो ध्यान रखना है इस बात का, एंडोमेट्रियम इनर एपिथेलियल, मायोमेट्रियम मिडल स्मूथ मसल्स एंड पेरीमेट्रियम इज योर आउटर सीरस लेयर। तो ये मायोमेट्रियम का इशू है। ओके, आपका यूट्रस का अगर मायोमेट्रियम अफेक्ट होता है, किसी प्रकार का कोई ट्यूमर या किसी प्रकार का कोई मास, कोई नॉन कैंसर सेल्स अगर वहां इकट्ठे होते हैं, दीज आर नोन एज फाइब्रॉइड्स। ओके, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स। सो फाइब्रॉइड्स प्रेजेंट हाईली 40% जो रिप्रोडक्टिव एज में लेडीज होती हैं उन्हें देखने को मिलता है, और अनकॉमन होता है ये प्यूबर्टी से पहले तो बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि जब आपकी मस्कुलर लेयर, जो स्मूथ मसल की जो लेयर है आपके यूट्रस की, मायोमेट्रियम, उसी का ही इशू है, तो प्यूबर्टी से पहले इतना एक्टिव नहीं होती वो लेयर्स, तो आपको उनमें नहीं देखने को मिलेगा। लोकेशन जो है वो डिपेंड करती है कहाँ कहाँ पे फाइब्रॉइड्स होंगे। तो गाइज ये जो आप देख रहे हो, जो डंडी सी लटकी पड़ी है यहाँ पे, इसे कहते हैं स्टॉक। ओके, ये भी देखो डंडी सी लटकी पड़ी है यहाँ पे, स्टॉक, इसके आगे फाइब्रॉइड है। ये जो लटके हुए फाइब्रॉइड होते हैं इन्हें हम कहते हैं पेडेंकुलेटेड। ओके, जो लटके हुए फाइब्रॉइड्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं पेडेंकुलेटेड, और जो लटके हुए नहीं होते हैं, जो बिल्कुल अटैच्ड होते हैं, इन्हें कहते हैं नॉन पेडेंकुलेटेड। ओके, फॉर एग्जाम्पल सबम्यूकोसा। तो आपकी जो मस्कुलर लेयर है जिसके अंदर आपकी स्मूथ मसल पाई जाती है, और उसके भी अंदर यानी कि एंडोमेट्रियम के पास जो मिलेगा फाइब्रॉइड दैट इज सबम्यूकोसल। ये प्रोट्रूड होता है टुवर्ड्स द एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम के अंदर की तरफ आपको, ये अंदर की तरफ आपको देखने को मिलेगा। एक होता है सबसिरोसल, ये लगभग आपके ये जो लेयर है बीच वाली सिरोसा, उसके अंदर देखने को मिलेगा।
अंदर कैविटी में नहीं, कैविटी सिरोसा लेयर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। एक होता है इंट्राम्यूरल लोकेटेड विद इन दी मायोमेट्रियम इन मिड मायोमेट्रियम में आपको देखने को मिलेंगे। ये कुछ पोजीशंस हैं आपके फाइब्रॉइड्स के, तो याद क्या रखना है, पेडेंकुलेटेड, नॉन पेडेंकुलेटेड, और आपको जगह जगह मिलेंगे, बट ज्यादातर कहाँ पे होंगे, सब म्यूकोसा ऑफ दी मायोमेट्रियम। सो गाइज, पैथोफिजियोलॉजी की बात करूं, अननोन है, पता ही नहीं है कारण क्या है, तो यह हमारा पॉइंट ही खत्म हो जाता है। वैसे भी ट्यूमर का कोई कारण नहीं होता, यू नो, एंड कैंसर का भी कोई इतना मेजर रीजन हमें नहीं पता होते हैं। सो दिस इज लाइक अननोन। एस्ट्रोजन लेवल का कंसेप्ट मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं, जिसका जितना ज्यादा एस्ट्रोजन उतने ज्यादा चांसेस फिब्रॉइड होने के, ओके और जितना ज्यादा कम एस्ट्रोजन उतना ही जल्दी श्रिंक हो जाएगा वो। सो द लेडीज हु आर प्रेग्नेंट, दे आर वेरी नो दे आर रिस्क, they high risk on fibroids, and once they deliver the baby, their estrogen level come normal, they will feel fine, the fibroids will be shrink down, okay। और guys, मैंने आपको बोला कि ये मैलिग्नेंट भी होता है, तो गाइज ये मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकती है इसकी। हैवी मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग, इंटरमेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग, डिस्पैरेन्यूरिया। तो जब भी आप कोई फाइब्रॉइड वाली लेडी देखोगे ना, कोई लड़की आपको बोले मुझे फाइब्रॉइड्स हैं, उसको पता कैसे लगता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल कभी भी आ रही है, बीच में आ रही है, कभी भी जा रही है। और गाइस, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो हम गायनी में पढ़ते हैं और उसी में हम इन्हें डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी, ओके। सो इंटरमेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग, डिस्पैरेन्यूरिया, पेन ड्यूरिंग द इंटरकोर्स। So guys, let's do the questions now. Question number 9 in front of you. Give me the correct answer, guys. Give me the correct answer. Question number 9. Question number 9. A 39-year-old female client has been experiencing intermittent vaginal bleeding. तो मैं क्या बोला, यूट्राइन फाइब्रॉइड में ब्लीडिंग। तो गाइज यही मैं कह रही हूँ, आपको इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान रखना है, आपको इन्हीं पॉइंट्स को बार बार रिवाइज करना है। वेजाइनल में क्या होगा, फाइब्रॉइड्स में क्या होगा, यही आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे अगर इन केस आते हैं तो। वैसे तो मुझे श्योरिटी है कि बहुत ही ज्यादा कम चांसेस हैं, बट इन केस अगर आते हैं तो आपने इन्हीं को ही ध्यान रखना है, okay। So 39-year-old female client has experiencing intermittent vaginal bleeding for several months. Her physician tell her that she has uterine fibroids and recommended an abdominal hysterectomy, क्योंकि फाइब्रॉइड कहाँ होता है, यूट्रस में, यूट्रस की भी कौन सी लेयर में, मायोमेट्रियम में। तो उसने बोला कि भाई कट ही कर देते हैं आपके इसको, वरना ये कैंसर फैल सकता है, यू नो। सो व्हेन द क्लाइंट एक्सप्रेस फियर अबाउट द सर्जरी, द नर्स शुड व्हाट, मरीज बोल रहा है मुझे बहुत डर लग रहा है, तो क्या बोलना चाहिए आपके हिसाब से उसे? Yes, everyone, what will be the answer? Give the client opportunity to express her fear, ताकि वो और ज्यादा डरे। हाँ, अगर ये बोलते आपकी यू नो एक्स को बोल रहे हैं करो आपको क्या फियर है, तो हम फिर उसको रीअश्योरेंस देंगे। तो है ना ऑप्शन रीअश्योर का, ऑप्शन नंबर 1 देखो जरा, रीअश्योर द क्लाइंट ऑफ हर फिजिशियंस कॉम्पिटेंस। तो हम क्या कर रहे हैं, ठीक हो जाएगा सब, आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। जो आपने लाइन बोली ना डियर, वही लिखी है नंबर 1 की लाइन, बस थोड़ी सी डेफिनेशन अलग से यूज की है, बट जो आपने बोला रीअश्योर करने के लिए वही यहाँ पे लिखा हुआ है। Yeah, and you know what, the meaning, the one word for your whole line is reassurance, right? पूरी जो आपने लाइन बोली है उस लाइन को अगर एक शब्द में हम सार करें वो है reassurance। तो वही बोल रही कि आप डोंट वरी, आई विल नोटिफाई द फाइंडिंग टू द फिजिशियन, डोंट वरी, आई विल शेयर ऑल योर फाइंडिंग्स विद द फिजिशियन, डोंट वरी, फिजिशियन विल टेक केयर। तो इस प्रकार से हम इसे बोल रहे हैं, ओके। क्योंकि सर्जरी हो रही है ना और डॉक्टर कर रहे हैं वो सर्जरी, तो सर्जरी को लेकर फेयर हो रहा है उसको, तो इसीलिए हम यहाँ पे इस वर्ड को यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट गाइस, क्वेश्चन नंबर 10, फास्ट क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10, guys. Question number 10. A female with uterine fibroids has dysmenorrhea and menorrhagia. After reviewing the laboratory reports, the nurse should report which result to the healthcare provider. Select all that apply. A female with uterine fibroids has
डिस्मेनोरिया, मालूम है हमें दर्द होता है, मेनोर्जिया भी है, ठीक है, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स। आफ्टर रिव्यूइंग द लेबोरेटरी रिपोर्ट द नर्स शुड रिपोर्ट विच ऑफ द रिजल्ट। हाँ जी, कौन सा रिजल्ट आपको थोड़ा ऑल्टर करेगा। अब इस रिजल्ट को अगर आप चाहते हैं सही आंसर पकड़े तो जल्दी से पता लगा लो नॉर्मल फाइंडिंग कौन कौन से हैं, वो आंसर नहीं होगा, राइट, क्योंकि रिजल्ट हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बताने वाले हो तो वो एबनॉर्मल फाइंडिंग्स होंगी। इसीलिए गाइस नॉर्मल फाइंडिंग लर्न कर लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, गिव मी द आंसर। वन। व्हाट इज अ नॉर्मल हेमाटोक्रिट? यही तो प्रॉब्लम है ना, ये आना चाहिए हमें। Yes guys, what is the answer? Okay, so WBC 10,000 एबनॉर्मल है ये, बताओ बताओ। इट्स इट्स एबनॉर्मल, हेमाटोक्रिट इज एबनॉर्मल। एंड व्हाट अबाउट पोटेशियम? ओके, सो द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 इज 1 and 2। ओके, तो ध्यान रखना है that a woman of uterine fibroid and dysmenorrhea is on risk for iron deficiency anemia. The hemoglobin and hematocrit indicates likelihood the fibroid causing heavy menstruation blood flow. Next, hemoglobin of less than 12 gram per DL is abnormal. Okay, it's considered low. The WBC platelet, potassium findings are normal, and normocyte red blood cell is also normal. Question number 11 guys, question number 11. Question number 11. A client will have an abdominal hysterectomy tomorrow. Which of the following information will be most important for the nurse to give the client prior to the admission to the hospital? What to wear to the hospital, ये तो फालतू की बात है। What she can eat and drink before admission, the type of pain medication, no, the amount of activity she can have after की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, यहाँ before हो रही है। The answer will be option number 2. Okay, yes, exactly. Question number 12 guys, fast. The nurse is witnessing the client's signature on the informed surgical consent for an abdominal hysterectomy. It is important to ascertain that the client understand that what with this surgical procedure she will have what. अगर किसी का आप यूट्रस निकाल देते हैं तो क्या होता है? इनफर्टिलिटी, एग्जैक्टली, आपको क्या हो जाएगी? इनफर्टिलिटी, करेक्ट आंसर। यस, क्वेश्चन नंबर 13 गाइस, विच इज द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट फॉर द यूरिनरी कैथेटर? आप लोगों को पता है यूरिनरी कैथेटर कैसे डाला जाता है? अगर मालूम है तो आप प्लीज मुझे बताइए, जस्ट गिव मी सेकेंड। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 13, हियर इज द ऑर्डर, गिव मी द आंसर, व्हाट ऑर्डर यू विल फॉलो? 4-1 guys, the answer is 4-1-3-2. 4-1-3-2 is the correct answer. Question number 14 guys, question number 14. Question number 14. The correct answer of this question is 2. Okay, dizziness, that is 2. And question number 15 guys, question number 15. Question number 15 guys, helping the client with walk, helping the client with walk, क्योंकि पोस्ट ऑपरेटिव गैस पेन है ना तो चलने को बोलना है। ये मैं आपको सच में बता रही हूँ, लेकिन इन आवर हॉस्पिटल वी यूज्ड टू डू दिस। जब भी पेशेंट बेड रिडन है, वो मोशन पास नहीं करते हैं, स्टूल पास नहीं कर पाते हैं, हम उन्हें जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी चलाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, ऑन द सेकेंड पोस्ट ऑपरेटिव डे एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी द डेवलप टेम्परेचर 100, मतलब उसको फीवर तो है। द नर्स फर्स्ट एक्शन क्या होगा पेशेंट का? ओके, सो इंक्रीज द नंबर ऑफ वूंड चेंजेस टू मिनिमाइज इन्फेक्शन, नंबर ऑफ वूंड चेंजेस
Okay, obtain a culture and sensitivity study of the urine to determine the source of infection. भाई यूट्रस में प्रॉब्लम है, यूट्रस रिमूव किया इसका यूरिन के साथ, ensure that the client takes at least 10 deep breath every hour. Change the site of client IV fluid catheter to reduce the risk of infection. So what do you think? हिस्टेक्टमी के बाद ये फीवर होना जायज बात है, नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? आफ्टर सर्जरी it can be a sign of infection. So what should the first thing she should do? So she will consider all the 4 points, but they have asked what the first action, first thing, because all 4 are good, each and every point you need to do, but what will be the first point you will do? First point. Yes, ये जो ऊपर वाला पॉइंट है उसमें ड्रेसिंग चेंज करने वाला पॉइंट है, क्या है? हाँ, IV fluid catheter, dear, not urinary catheter, it's IV fluid. Yeah, so change the site of the IV cannula, that's what they are saying. या और आप कल्चर सेंसिटिविटी यूरिन सैंपल की भेज दो, और वूंड जो कट किया है तो रिमूव, वूंड भी तो होगा ना उसका, जब उसका हिस्टेक्टमी रिमूव किया गया है एब्डोमेन से, तो वहाँ से कट लगे होंगे, इंसिजन होंगे, तो उनको उनकी ड्रेसिंग को चेंज करना, या फिर उसको थोड़ा डीप ब्रीथ करने को बोलेंगे एक एवरी आवरली. ओके, सो गाइस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. आई नो आप लोगों को थोड़ा डाइजेस्ट नहीं हो रहा होगा ये आंसर, बट लेट मी गिव यू द रैशनल. Elevated temperature on the second post-operative day, okay, second is suggestive of respiratory tract infections. Okay, second day. The respiratory infections most often occur during the first 48 hours after the surgery. The client vital signs should be monitored closely and abnormalities should be reported to the surgeon. Sign of infection, if present in the wound or urinary tract, are likely occur at the later post-operative period, but in the first period, like the first 2 days, 48 hours, it is mostly because of respiratory issues. Question number 17, guys. Question number 17, guys. Good. The third option is correct. Moisten the dressing with sterile normal saline solution and then remove it. Good. Next, question number 18. Question number 18, guys. Question number 18. Fast. Question number 18, the answer will be option number 2, social worker. Question number 19, guys. Question number 19. Question number 19. Yes, everyone, what will be the answer? Question number 19. The answer will be option number 2. Okay, assess the client available social support. तो आप देख रहे हो यहाँ पे सोशल सपोर्ट की बड़ी बातचीत करी जा रही है. सोशल वर्कर, सोशल सपोर्ट, क्योंकि उसका यूट्रस निकाल दिया गया है. ओके, सो अभी तक प्रायोरिटी नहीं मालूम थी, तो कर लो प्रायोरिटी ध्यान में. द क्लाइंट विद एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी इज बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर डिस्चार्ज. घर भेज रहे हैं ना उसको, तो मेंटली रिटार्डेड adult son whom she care for at home, the nurse should discuss the physician the need for referral of the following departments. तो social worker. Okay, next 19 में बोल रहा है when preparing the discharge. Again discharge instruction for the client after abdominal hysterectomy, the nurse do first what? Assess the client available social support. कोई घर पे family member कोई है कि नहीं है. Have the client watch educational video, educate the client. Social support, social worker and social support. Question number 20, guys. Question number 20. Question number 20. 1, 4. Yes, the answer is 1, 2 and 4. So which should the nurse include the teaching 55-year-old woman जो कि menopause में है, शुरुआत है. Average age onset is this one. एंड FSH LH लेवल क्या हो जाते हैं? एलिवेट. ओके, स्टार्टिंग, क्योंकि जस्ट मीनोपोज है, शुरुआत में होगा. एंड हॉट फ्लशेस स्पेशली एट नाइट
कैन अकर इन अबाउट 80% ऑफ वुमन। तो 1 और 4 तो आपने बहुत जल्दी आंसर दे दिया, बट ध्यान रखना है FSH और LH का लेवल भी क्या होएगा, एलिवेट होएगा। ओके, लेवल्स एलिवेट, यस यस। लेट मी गिव यू द रैशनल। 80%, 80%, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 20 गाइस, मेक श्योर आपको ये चीज पता हो, आपको ध्यान रखना है इस बात का, दैट एवरेज एज फॉर मेनोपॉज इज 50 to 52, ओके, एंड FSH LH level increase dramatically in the starting phase, okay, and hot flashes भी 80% जो है वो लेडीज को देखने को मिलते हैं। They can range from mild to very debilitating with the disruption of sleep pattern. Depression is not usual during the menopause. If symptom of depression do occur, the nurse should refer the woman to the healthcare provider. Contraception should be used until menses has ceased for full year. जब तक menstruation cycle नहीं रुक जाता है तब तक कॉन्ट्रासेप्टिव उसको लेने हैं। ओके, when period become irregular, contraception is unnecessary? No, they are necessary. Okay, so guys, next we have sexually transmitted diseases. इसके बारे में आपको जानकारी होनी बहुत जरूरी है, STD के बारे में। So guys, sexually transmitted जो diseases होती हैं, let me show you. These are basically contact diseases. Contact, जब sexually contact में patient आता है, person आता है, तो तब होता है। अगर मैं बोलूँ कौन से क्योर हो जाते हैं, तो क्लमाइडिया, पिंक कलर के जो दिख रहे हैं आपको, वो क्योर कर सकते हो आप। क्लमाइडिया, गोनोरिया, सिफिलिस एंड ट्रोकोमोनियासिस। हाँ जी, ट्रोकोमोनियासिस का डिस्चार्ज कैसा होगा, येलोइश। वेरी गुड। सो क्लमाइडिया, गोनोरिया, सिफिलिस, ट्रोकोमोनियासिस एंड योर प्यूबिक क्रैब्स, नॉट प्यूबिक लाइस, ये क्या है, क्यूरेबल एसटीडीज हैं। और जो रेड कलर के दिख रहे हैं वो क्योर नहीं होते। जेनिटल हर्प्स एक बार हो गया तो मतलब हो गया, वो शांत हो जाएगा, बट फ्लेयर अप और रिमिशन होता रहता है। हेपेटाइटिस बी, HIV एड्स एंड ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, these are some viruses और bacteria which are not curable. These are the STDs जो ठीक नहीं हो सकती हैं। इनमें से अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं तो बैक्टीरिया में गोनोरिया, सिफिलिस, क्लमाइडिया आती है, और पैरासाइट में आपके ट्रोकोमोनियासिस, प्यूबिक लाइस, और वायरल में पैपिलोमा वायरस, HIV और जेनिटल हर्प्स आता है। ओके, तो ये नहीं भूलने हैं गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कम्युनिटी में भी इन्हें पढ़ते हैं, गाइनी में भी इन्हें पढ़ते हैं। अभी मैं दोबारा से बता रही हूँ इन्हें, गोनोरिया, सिफिलिस, क्लमाइडिया, ट्रैकोमोनियासिस, प्यूबिक लाइस, पैपिलोमा वायरस, HIV एंड जेनिटल हर्प्स। डायग्नोसिस की बात करें तो गाइस, डायग्नोज किया जाता है विद सिम्टम, ओके, बट ज़्यादातर तो नहीं हो पाते क्योंकि पता ही नहीं लगता है क्या इन्फेक्शन है क्या नहीं है। ब्लड टेस्ट करना पड़ता है, फ्लूइड का सैंपल लेना पड़ता है, STD सैंपल लेने पड़ते हैं। बैक्टीरियल अर्ली टू ट्रीट बट वायरल नॉट ईजी, बहुत ही मुश्किल होता है वायरल को ट्रीट करना। बैक्टीरिया वाला तो फिर भी आप ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्लमाइडिया। तो ये जो आप देख पा रहे हो बैक्टीरियल, गोनोरिया, क्लमाइडिया और सिफिलिस, इनके बारे में बात करते हैं। क्लमाइडिया जो है एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जो कि बैक्टीरिया द्वारा कॉज होता है, ओके, कॉज बाय द बैक्टीरिया। क्लमाइडिया इन्फेक्शन आर ट्रीटेबल एंड क्यूरेबल, हाउएवर इट्स सिम्टम आर ऑफन अननोटिसेबल, पता ही नहीं लगेगा आपको ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन। और ये डायग्नोज कैसे करोगे, NAT, N-AAT न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट से हम इसे जो है वो पता लगाते हैं। साइड में आप सिम्टम्स देख सकते हैं, व्हाट आर द सिम्टम ऑफ द क्लमाइडिया। So you can see white, yellow, gray discharge that may be smelly, okay? Painful intercourse, bleeding in between periods, increased need to pee, pain or burning sensation when you pee, pus in your urine and dull pain in the lower part of your abdomen, itching, burning in around your vagina. So ये कॉमन सी बातें हैं। मैनेज कैसे करेंगे, मैनेज करने के लिए हमें पेशेंट को बोलना है कि आप प्लीज़ सेक्सुअली एक्टिव ना रहें, कॉन्टैक्ट जो है ऑल सेक्सुअल पार्टनर्स के साथ जो भी है उन पर थोड़ा ध्यान दें, उनको भी टेस्ट करने को बोलिए फॉर STDs एंड HIV, सिफिलिस, हर्प्स, गोनोरिया, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इट्स कॉमन टू हैव मल्टीपल STIs and it is important to receive treatment that's tailored to each infection. Antibiotics can get rid of your infection but they can't reverse any harm the bacteria has done to your body. क्लमाइडिया के सिम्टम्स की बात करें, अभी भी मैंने बताई दी ऐसे सिम्टम, आप देख लो, पढ़ लेना आप खुद ही गाइस, मैंने भेज रखी PDF, आपको पढ़ लेना आराम से। पेनफुल, ये सब फालतू की बातें वही सब है।
गॉनरिया के सिम्टम देख लेते हैं आप, गॉनरिया, बट उससे पहले गॉनरिया होता क्या है वो बताना चाहिए। ये भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरियल डिसीज है। ऑफन गॉनरिया डज नॉट कॉज सिम्टम स्पेशली इन पीपल असाइंड फीमेल एट birth. When present symptom differ based on your reproductive parts. See your healthcare provider if you think you are imperfect. Okay? तो क्या क्या सिम्टम्स आएंगे गॉनरिया में? सेम, अनयूजुअल वेजाइनल डिस्चार्ज, व्हाइट और येलो, पेनफुल, ब्लीडिंग, सेम ऑल सेम। बट मेल्स में अगर, मेन में अगर ये देखने को मिलता है तो व्हाइट, येलो, ग्रीन डिस्चार्ज फ्रॉम योर पेनिस, टेस्टिकुलर पेन एंड स्वोलन टेस्टिकल्स, पेन और बर्निंग पॉसिबली सीवियर व्हेन पीइंग। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और देन आफ्टर वी हैव हेपेटाइटिस सिम्टम्स। गाइस हम हेपेटाइटिस मेडिकल सर्जिकल में भी पढ़ चुके हैं, अभी गायनी पढ़ने ही वाले हैं, उसमें भी हेपेटाइटिस आएगा इन प्रेगनेंसी। तो इसे हम यहाँ पे फालतू में डिस्कस नहीं करते बिकॉज इट्स अ लॉन्ग डिसऑर्डर। और बस आप इतना देख लो, हेपेटाइटिस ए, बी, सी 3 प्रकार का है, डी भी होता है, ई भी होता है। एंड मोस्ट जो सीरियस होते हैं जो कि ब्लड या सीमन या वेजाइनल सेक्रेशन से फैलते हैं, दैट इज बेसिकली बी एंड सी। एंड बी इज एसोसिएटेड विद डी, सो जिसको बी होगा उसको डी भी होगा। ओके, एंड जो ए होता है वो अपने आप ही ठीक हो जाता है, इट्स नॉट दैट सीरियस। एंड ई जो होता है वो फूड वगैरह से जो है वो आपको स्प्रेड होएगा, इन्फेक्शन वगैरह से। Some people never get hepatitis symptom. For those who do, the symptom happen weak exposure, जैसे fatigue होना, upset stomach होना। तो मैम ये जो है वो हेपेटाइटिस सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज में आता है या इन्फेक्शन? यस आता है, क्योंकि ये वेजाइनल सिक्रीशंस मेल के सिक्रीशन से स्प्रेड होता है, तो इसीलिए इसे बोला जाता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। सिफिलिस की बात करूं तो गाइस सिफिलिस इज एन इन्फेक्शन कॉज्ड बाय जर्म्स कॉल्ड बैक्टीरिया। These diseases affect the genital, skin, mouth and anus. तीनों चारों चीजों को अफेक्ट कर रहा है। It also can involve many other parts of the body, including the brain and the heart. HIV को पढ़ना यहाँ जरूरी नहीं है बिकॉज वो भी हम मेडिकल सर्जिकल में पढ़ चुके हैं और गायनी में आने ही वाला है डीपली, तो टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। HSV भी आएगा, बट मैं इसे फिर भी यहाँ बताना चाहती हूँ कि ये जितनी बार पढ़ोगे उतना अच्छा है। गाइस HSV ये बेसिकली हर्ब्स जो एक टर्म है, ये बहुत बड़ी टर्म है। ओके, हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस जो है वो ओरल भी होता है, जेनिटल या भी होता है। जेनिटल हर्ब्स, ओरल हर्ब, इन्फेक्शियस इन अदर एरियाज ऑफ योर बॉडी पार्ट। सो फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर बन जाते हैं इसमें। आप देखिए, आप कभी देखोगे माउथ के इर्द गिर्द भी कभी कभी ब्लिस्टर बन जाते हैं। इट डजंट मीन वो हर्ब्स है, बट हो सकता है। बट मे पीपल हैव नो सिम्टम एट ऑल। अ सिंपल ब्लड टेस्ट कैन टेल यू इफ यू हैव HSV और नॉट। ट्रीटमेंट के तौर पे HSV ट्रीटमेंट दी जाती है। सो गाइस ये 2 प्रकार का है, माउथ और ओरल, जिसको ओरल हब बोलते हैं, और जेनिटलिया जिसको हम जेनिटल हब्स बोलते हैं। तो 2 प्रकार का है। तो इसको HSV1 बोलते हैं और HSV2 बोलते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। HSV1, HSV2 कैन कॉज ओरल हब और जेनिटल हब्स एंड दे ऑल्सो कॉज इन्फेक्शन इन अदर एरियाज ऑफ योर बॉडी। तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 ही पे लिमिटेड है, बहुत जगह होता है। माउथ एंड फेस, कोल्ड सोर नाम का जो शब्द है वो एसोसिएटेड है आपके हर्ब्स के साथ। जिंजिवोस्टोमैटाइटिस, नोज में नेजल हर्ब्स भी होता है। जेनिटिलिया में वल्वा, पेनिस, सर्विक्स सबको अफेक्ट करता है। स्किन ऑन अदर एरिया इफ योर बॉडी, फॉर एग्जांपल हर्पेटिक विटलॉ जो कि फिंगर्स में होता है। स्किन एनीवेयर ऑन योर बॉडी पार्ट, हर्ब्स ग्लैडियोट्रम। एक्जिमा भी आपने पढ़ा होगा, ये हमने कम्युनिटी में पढ़ा था एक्जिमा, अगर आपको याद हो तो। और ये स्किन में होता है। कॉम्प्लिकेशन है HSV की, दैट इज अटोपिक डर्मेटाइटिस। कहीं पे भी आपका इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन होगा स्किन का। आईज में भी गाइस होता है, इसे बोला जाता है ओकुलर हर्ब्स। ओके, ब्रेन में भी होता है, इसे बोला जाता है एंसेफ्लाइटिस, दैट इज हर्ब्स सिम्प्लेक्स एंसेफ्लाइटिस। सिम्टम में ओरल हर्ब्स, जेनिटल हर्ब्स, हर्ब्स ग्लैडियोट्रम जो कि ब्लिस्टर्स होते हैं स्किन के ऊपर, हाथों पे, फेस पे, कान के पीछे और चेस्ट पे। हेपेटिक विटलो जो मैंने भी बताया वो भी ब्लिस्टर ही है जो कि स्किन पे और आपके फिंगर पे होता है। डिसकलर्ड स्किन अराउंड योर नेल, फिंगर नेल्स। हर्ब केरेटाइटिस जो है वो आईज हर्ब्स बोलते हैं इसे। आई पेन होता है, इरिटेशन होती है, फीलिंग लाइक देयर इज समथिंग इन योर आईज, सेंसिटिविटी टू लाइट, ब्लिस्टर ऑन योर आईलिड्स और अराउंड योर आईज। आप इसे जितनी बार पढ़ेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, तो आप इसे जितना हो सकता है उतना रिवाइज कीजिए। गाइस ये क्वेश्चंस पे आ जाते हैं बिकॉज वही हमारा मेन टारगेट है। क्वेश्चन नंबर 55, गिव मी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 55,
Yes, everyone. Question number 55. Question number 55, the answer is option number 1. Okay. What is the most important for the nurse to teach a client newly diagnosed with genital herpes? तो genital herpes क्या है? एक sexually transmitted infection. Use condoms at all time during the sexual intercourse. यूरोलॉजिस्ट का यहाँ पे क्या ही लेना देना है? यूरोलॉजिस्ट यूरिन वाला सिस्टम देखता है, गायनोकोलॉजिस्ट देखती है इन्हें. तो oral sex is permissible without a barrier. Determine if your partner has received a vaccine against herpes but newly diagnosed हो चुका है. अब most important point क्या है? वही condom use कीजिए. 56. A nurse is planning cure for 25-year-old female client who has just been diagnosed with HIV. That is also a sexually transmitted infection. The client asks the nurse, how could this have happened? ये कैसे हुआ? किसने पूछा? ये client ने पूछा. Oh, I thought nurse ने पूछा. The client asked the nurse that ये कैसे हुआ? How could? Fourth. Okay, that's fine. And the nurse respond to the question based on the most frequent mode of HIV transmission, which is hugging, no, inhaling, no, sharing food utensils, या having sexual intercourse. So guys, the answer is option number 4. Question number 57 guys. इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस में हम लोग ज़िडोविडीन देते हैं, बिल्कुल देते हैं, ये हम पढ़ेंगे. द एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होती है इस ड्रग की, एजेटी की? यस, एनीवन? स्लो द रेप्लिकेशन ऑफ वायरस. वायरस के रेप्लिकेशन को स्लो करने का काम करती है ये ड्रग्स. एंटीवायरल ड्रग्स होते हैं. ओके. वुमेन हु हैव ह्यूमन पैपिलोमावायरस एचपीवी आर रिस्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ व्हाट? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एचपीवी क्या लीड करता है? एनीवन? कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, नो, सर्वाइकल कैंसर, यूट्राइन फिब्रॉइड ट्यूमर. मैंने बताया ना प्रेग्नेंट लेडी एस्ट्रोजन का लेना देना है, लेकिन यहाँ पर जो एचपीवी है वो हमारा बहुत ही कॉमन सर्वाइकल कैंसर का कारण है. सो क्वेश्चन नंबर 58 ऑप्शन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 59 गाइस. 59, the primary reason for HSV infection is serious concern with HIV infection is that what? Acquired immunodeficiency virus. किसके साथ होगा ये इन्फेक्शन? HIV के साथ ही तो होगा, राइट? सो इट्स लाइक एड्स, acquired immunodeficiency virus. Next guys, next question number 59, right? नहीं, 60 question. 66, okay. Okay, so guys, question number 61. Question number 61. Yes, बेस्ट रिस्पॉन्स क्या रहेगा? आई हैव नथिंग वर्थ लिविंग फॉर नाउ. मेरी जिंदगी खत्म सी हो गई है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिस्पॉन्स? टेल मी more about how you feeling about being HIV positive. 62 guys. Question number 61, the answer is 4. 62 guys. 62, the answer will be option number 3. A painless moist ulcers. I'm so sorry. 62 में आपका जो आंसर है, yeah, that will be 3. A typical syphilis appear as a painless moist ulcer. Question number 63 guys. Question number 63. The nurse is interviewing a client with newly diagnosed syphilis. In order to prevent the spread of infection disease, what should we do? The nurse should focus the interview by what? Motivating the client to undergo treatment, obtaining a list of client sexual contacts, increasing the client knowledge of the disease, reassuring the client that record are confidential. तो गाइस ध्यान देना, क्वेश्चन बहुत चालाक बन रहा है अपने आप में. द नर्स इंटरव्यू कर रही है एक क्लाइंट को जो कि अभी अभी सिफिलिस से डायग्नोज हुई है. इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द स्प्रेड.
स्प्रेड को प्रिवेंट करने के लिए इसका स्प्रेड कैसे होगा? सेक्सुअली इंटरकोर्स से होगा। तो भाई पता लगाना है कॉन्टैक्ट कौन कौन से हैं सेक्सुअल के। कितने चालाक बन रहे हैं ना, यहाँ लिख रखा है रीअश्योर द क्लाइंट, कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। बट एक लौता स्प्रेड जो एक वर्ड है और प्रिवेंट जो एक वर्ड है वो आपको आंसर देगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 64 गाइस, क्वेश्चन नंबर 64, benzathine penicillin G 2.4 million units IM is prescribed as treatment for an adult client with primary syphilis. The nurse should administer the injection what? So guys, benzathine penicillin IM, बताओ कौन सा रूट होता है IM का? ग्लूटियल। व्हाट? डेल्टॉइड में 2 ml देते हैं। Deltoid muscle is your this one. This is the deltoid muscle. Upper outer quadrant of the buttocks. Very good. Question number 65 guys, fast. Question number 65. The answer will be, can you tell me more about your feeling? Okay, same question, बार बार वही पूछ रहा है वो कि बताओ आपको कैसा फील हो रहा है, बताओ कैसा फील हो रहा है। Okay, next question number 66. So when educating a female client with gonorrhea, the nurse should emphasize that for woman gonorrhea, क्या बोल सकती है वो? Emphasize करना है उसको। Gonorrhea may not cause symptom until serious complication अक्कर। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 4। मैं बताया ना सिम्टम नहीं दिखेंगे आपको, यू नो अंत तक नहीं दिखेंगे। 67, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज एक्सपीरियंस द ग्रेटेस्ट रिस्क फॉर एसटीडी फॉर पास्ट 2 डिकेड्स? कौन लोग हैं वो? टीनेजर्स। ओके, नेक्स्ट 68 गाइस, क्वेश्चन नंबर 68। The correct answers are option number 1, 2, 3, 4 and 6. Okay, so sexually active male client, burning, urination, milky discharge from the urethral meatus. Documentation on the client chart should include which of the following information? History of unprotected sex, length of the time since symptom present, history of fever and chills, and your presence of any enlarged lymph nodes on examination, allergies to any medications. क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी से आंसर दे दीजिए। 1 ग्राम टैबलेट है भाई ऑर्डर में, फॉर्मूला बता देती हूँ अगर नहीं पता है तो। डिजायर्ड अवेलेबल इनटू क्वांटिटी। यस एवरीवन, सबका सेम आंसर है क्या? Question number 69. Yes, that is the correct answer. Question number 69. The correct answer is 4 tablets. Question number 70 guys. Question number 70. मैंने बताया था ना डिफिकल्टी इन यूरिनेशन। 70 द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 72 एंड क्वेश्चन नंबर 73। 71, 72 and 73 in front of you. Give me the answer. What? 1. 71, 1. Okay, so question number 71, the answer is 2. Oral candidiasis. Okay, so the nurse assess the mouth oral cavity of a client with HIV.
अच्छा, इसलिए आपको लगा ये वो है। गाइस ये HIV वाला पेशेंट है ना, बिकॉज द मोस्ट कॉमन ऑपरेटिक इन्फेक्शन इनिशियली प्रेजेंट एट ओरल कैंडिडियासिस। ओके, ध्यान रखना इस बात का। सो क्वेश्चन नंबर 71, द आंसर इज 2। क्वेश्चन नंबर 72 गाइस, 2 का क्या आंसर है? Three, 4 and 5. Let me give you the rationale. The nurse should withhold the medication and notify the physician immediately if the client develops manifestation of pancreatitis, hepatic failure, including nausea and vomiting, severe abdominal pain, elevated bilirubin, elevated serum enzymes, if both AST and ALT is important. If both BUN and creatinine are elevated, the client may have kidney disease, not the hepatic or pancreatitis. Next guys, क्वेश्चन आपके सामने आता है क्वेश्चन नंबर 73. Yeah, answer number 3 is the correct answer. Okay, so now question in front of you, the client having gynecological surgery. Gynecological surgery, question number 91. फास्ट। ये क्वेश्चंस आपको बैठ के तसल्ली से सॉल्व करने हैं, लर्न करना है, क्योंकि ये गायनोलॉजिकल सर्जरीज हैं। बट लेट मी गिव यू द स्टिल द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92, यस एनीवन? 92, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। इफ समबडी हैज इश्यूज प्लीज लेट मी नो, ओके। और रैशनल्स भी आपको मालूम ही है वैसे तो। 93, विद होल्ड। ओके, सो गाइस एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी हुआ है, क्लाइंट जो है वो हैड 3 ब्राउन लूज स्टूल्स इन द मॉडरेट अमाउंट। द मॉर्निंग मेडिकेशन जो उसे गई थी वो ये थी डेली। व्हाट शुड नर्स विद होल्ड द मेडिकेशन, डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग टू द रिपोर्ट द लूज टूल्स। सो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। द नर्स शुड विद होल्ड एडमिनिस्ट्रिंग द डॉक्यूस्टेट सोडियम अ स्टूल सॉफ्टनर। तो ये ड्रग के बारे में अगर आपको नहीं पता है, ये एक स्टूल सॉफ्टनर है, इसीलिए इसे विद होल्ड करना है। नेक्स्ट गाइस हमारे पास जो टॉपिक आता है दैट इज द टेस्टिकुलर डिसीजेस। तो गाइस टेस्टिकुलर डिसीजेस में पर्टिकुलरली एपिडिडाइमाइटाइटिस हो गया, यानी कि जो उसका जो पेनिस की जो स्किन है उनमें जो होल है वो अप है, ओके, अबव है। तो उसी से रिलेटेड एमसीक्यूज आपके सामने। सो अ 20-year-old मेल इज डायग्नोज्ड विद एक्यूट एपिडिडाइमाइटाइटिस, इन्फ्लेमेशन हो चुकी है वहां की। नर्स शुड असेस द क्लाइंट फॉर व्हाट? अगर उस पर्टिकुलर पॉइंट की इन्फ्लेमेशन होती है तो आप क्या पता लगाओगे, क्या असेस आप करेंगे? सो गाइस यहां पर आंसर आएगा सीवियर टेंडरनेस एंड swelling in the scrotum, okay, burning pain on urination, foul smelling ejaculate, foul smelling urine, ये सब नहीं होगा। Let me give the rationale. Epididymitis cause acute tenderness and pronounced swelling of the scrotum. Gradual onset of unilateral scrotal pain or urethral discharge and fever are other key symptoms. तो please write it down. अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज लिख लीजिए। आपका ग्रेजुअल यूरिलेटरल स्क्रोटल पेन, स्वेलिंग तो हो रही है, टेंडरनेस भी है, यूरिलेटर भी हो सकती है, और यूरिथ्रल डिस्चार्ज हो सकता है, ओके, एंड ऑल्सो फीवर, ओके, एंड ओकेजनली बट नॉट रूटीनली एसोसिएटेड विद यूटीआई। तो ये जो यूटीआई का जो सिम्टम था, बर्निंग एंड स्वेलिंग, यूरिनेशन एंड स्वेलिंग, फाउल पेन, उतना कॉमन नहीं है। आगे चलकर हो सकता है बट शुरुआत में इतना कॉमन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 93 गाइस, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95, a 30-year-old client is being treated for epididymitis. Teaching for the client should include the fact, ये कॉमनली किसकी वजह से होता है? ये इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन किसकी वजह से होता है? वायरस। गाइस इट इज अ काइंड ऑफ STD की वजह से होता है, ओके, यस। तो प्लीज मेक श्योर आप इसे मार्क कर लीजिए। लेट मी गिव यू द रैशनल।
among men younger than 35-year age. Epididymitis is most frequently caused by a sexually transmitted infection. Okay, and causative organisms are usually chlamydia, please write it down, chlamydia or Neisseria, okay, gonorrhea. तो नाइजीरिया, गोनोरिया और क्लमाइडिया मेल्स के अंदर ये लीड करते हैं. ओके, द अदर मेजर फॉर्म ऑफ epididymitis is bacterial caused by Escherichia coli or Pseudomonas organisms. The nurse should always include safe sex teaching for a client with epididymitis. So, जिसको नहीं मालूम था अभी तक, this condition is basically STD condition which is caused by E. coli, Pseudomonas and chlamydia and gonorrhea, and these are basically result of STI. Next guys, question number 96. Question number 96. Third, after warm bath or shower. So question number 96, the correct answer is option number 3. Good. Question number 97 guys, question number 97. The nurse is assessing a client testes. Which of the following findings indicate a normal testes? कैसे होने चाहिए वो? एग शेप्ड होने चाहिए गाइस. ओके, मेक श्योर आप ध्यान रखें, एग शेप्ड, सॉफ्ट नहीं होते हैं, लाइक ऐसा नहीं कि बहुत कुछ सॉफ्ट होएगा. सो गाइस, नॉर्मल टेस्टिस फील स्मूथ, नॉट सॉफ्ट. ओके, स्मूथ एंड ओके एग शेप्ड, फर्म इनटू द टच विदाउट एनी लंप्स. द सरफेस शुड फील smooth and rubbery. Okay, the testes should not be soft or spongy to the touch. Testicular malignancies are usually non-tender, non-painful, hard lumps. Okay, जल्दी से आप बता दीजिए लास्ट के 2 questions 98 and 99. Question number 98 guys, what will be the answer? Fourth, increased alpha fetoprotein. कोई मुझे बता सकता है what is alpha fetoproteins? गाइस, ये आपका कहीं ना कहीं गायनी के पोर्शन में पढ़ोगे आप. फीमेल के अंदर जब बच्चा बनता है, जब जन्म ले रहा है वो, यू नो, जब वो वूम के अंदर है, तो हम ये टेस्ट करते हैं बेबी की ग्रोथ पता लगाने के लिए. नो, वी डू दिस टेस्ट. सो अ क्लाइंट हैज अ टेस्टिकुलर नोड्यूल, तो मतलब कि जब सेल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कैंसर हो रहा है, तो ये अल्फा फेटोप्रोटीन तब भी हमें मिलता है. नाम से लग रहा है अल्फा फेटोप्रोटीन. Yes, it is a test that we used to do in pregnancy, you know. और ये अल्फा फेटोप्रोटीन का मतलब होता है कि जो मल्टीप्लिकेशन सेल की हो रही है अंदर, बच्चा जो बन रहा है, तो वो डिक्रीज नहीं होगा, वो इंक्रीज होगा. ओके, सो ऑप्शन नंबर 98, द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4. तो मैं रैशनल दे रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा. HCG and AFP alpha fetoprotein are highly considered markers that indicate the presence of testicular diseases. Elevate AFP, HCG and decreased testosterone are the marker of testicular diseases. Measurements of AFP and HCG and testosterone are also obtained throughout the courses of therapy during the effectiveness of the treatment. तो अगर किसी को highly suspicious testicular cancer के लिए है, laboratory support क्या करेगा? Increase AFP. Okay. Nice. Question number 99. Question number 99. Question number 99. The answer will be option number 1. Undescended testes. Question number 100. Question number 102. The correct answer is residing in a rural area. Question number 101 guys. Okay, it's pain. टेस्टिकुलर मैग्नेसिस अंडरगो रेडिकल ऑर्चियोटमी, मतलब कट कर दिए गए हैं, सॉरी रेडिकली रिमूव कर रहे हो आप, एक प्रकार से ओपनिंग कर रहे हैं. इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड क्या होगा, क्या करना है? पेन के लिए. ओके, 102 guys, 102. A right orchiectomy is performed on the client with testicular malignancy. The client expressed concern regarding his sexuality. The nurse should base the response knowledge that the client what? I think it will be imported. No.
शुड रिटेन नॉर्मल सेक्सुअल ड्राइव एंड फंक्शन, उसकी सेक्सुअलिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन 103। So guys, testicular cancer has cure rate 90%, okay, when diagnosed early। 90% जो है वो उसका प्रोग्नोसिस है, 90% उसका क्योर रेट है। बाकी का हमारा जो क्वेश्चन है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, हाँ ये लास्ट पार्ट रहे, कर लेते हैं इसे कंप्लीट। इरेक्टाइल डिसफंक्शन जल्दी से रीड कीजिए क्वेश्चंस फास्ट। सो गाइस इरेक्टाइल डिसफंक्शन बताने की तो जरूरत नहीं है, क्या होता है। सो द क्लाइंट इज टेकिंग सिल्डेनाफिल, वो पेशेंट सिल्डेनाफिल ले रहा है जिसे हम वाइग्रा भी बोलते हैं, पर ओनली फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन द नर्व्स शुड इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट अबाउट दिस ड्रग। व्हाट, क्या बताएगी वो? Option number 2, okay, option number 2, the client should notify his healthcare provider, if he experiencing sudden or decreased vision loss in one or both eyes. Sildenafil should not be taken more than 1 per day. Viagra offer no protection against sexually transmitted diseases, and Viagra has no effect in the absence of sexual stimulation. Next question number 114. Yes guys, जल्दी बताओ। Yes, antihypertensive, good. Question number 15. Best response, I'm crazy. Is all this just in my head? I am crazy. Erectile dysfunction, उसका सब महसूस हो रहा है। So guys, more than 50% जो केसेस होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं, उनके दिमाग का कोई लेना देना नहीं है उनके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से। लास्ट क्वेश्चन 116। क्या लगता है आपको लाइफस्टाइल में क्या करना है? स्मोकिंग का भी कोई असर नहीं है, सेक्सुअल इंटरकोर्स, अवॉइड अल्कोहल, ओके। ऑलराइट गाइस, लेट मी, सो ये जो क्वेश्चंस हैं जब जब आप रिवाइज करेंगे फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव, थोड़ा सा थ्योरी हल्का फुल्का और एमसीक्यू सॉल्व कर देने सारे के सारे। नीचे मैनेजमेंट के क्वेश्चन भी है, ये आप प्लीज खुद कर लेना, इतने ज़्यादा कुछ खास नहीं है, आप इन्हें इनको भी पढ़कर बहुत सारा चीज़ों को लर्न करेंगे। सो प्लीज़ इन्हें सॉल्व कीजिए, और जब भी एटलीस्ट इनको 10 बार सॉल्व कर लो, फिर ये कभी दिमाग से नहीं निकलेंगे आपके। 10 टाइम इन्हें सॉल्व कर लीजिए एंड यू आर गुड टू गो, ओके।